नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यांत्रिकी जो हमारा खंड है, उस खंड के अंतर्गत जो मापन चैप्टर या अध्याय हमने प्रारंभ किया, उसके अब हम अगले आज सेकंड पार्ट में दूसरे भाग में जा रहे हैं। अब तक हमने जो राशियां थी, मूल राशियां, मूल मात्रक, कुछ उनकी प्रणालियां जैसे CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, इसके बारे में पढ़ा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मूल रूप से हम SI प्रणाली पढ़ने के लिए जाएंगे। जैसा मैंने कल आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी SI यूनिट्स। तो कई बार परीक्षा में, छोटी परीक्षाओं में खास तौर से SI का मतलब पूछ लेते हैं कि SI का क्या मतलब है। तो सिस्टम इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा आप, सिस्टम इंटरनेशनल। तो देखिए 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। वास्तव में यह पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। अब ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे कि SI पद्धति वास्तव में किस प्रणाली पर आधारित है। तो वहाँ पर आपको विकल्प के रूप में CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और एक आध कोई और अपने मन से बनाकर ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको इसका उत्तर देना होगा। और ये छोटी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जैसे लेखपाल परीक्षा है आपकी, SI की परीक्षा है, और छोटी परीक्षाएं SSC वगैरह, UP-SSC की परीक्षाएं निकलती हैं, उन सब में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट भी करते जाएँ साथ में। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो बनेगा वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि SI पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं। तो आपका जवाब होगा 7 मूल मात्रक। आपको विकल्प में 5, 4, 6 और 7 दे दिया जाएगा और आपको उत्तर देना होगा। तो 7 मूल मात्रक हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स, और संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो 2 हैं। तो ये आपको याद रखना है। और नॉर्मली MPPSC में 3 मार्कर के रूप में आपसे 10 शब्दों में पूछा जा सकता है SI यूनिट्स, और आप इसको इसलिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लिखने के पॉइंट से भी मेंस के, MPPSC के, और बाकी के लिए जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसको आप समझते जाएंगे। सबसे पहले लंबाई, इसका मूल मात्रक हमारे इसमें मीटर है। SI में लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। ठीक है, और यह वह दूरी है जिसे निर्वात में प्रकाश जो है इतने सेकंड में तय करता है। तो ये सब तो इतना आपसे डिटेल नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत याद करने की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है। लिखा है तो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। इसके बाद देखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक है इस प्रणाली में वो किलोग्राम है। यही सब आपको याद रखना है। अभी आपको बताएंगे। वैसे किलोग्राम की एक नई परिभाषा भी आ चुकी है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर मापतौल अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने बेलन के द्रव्यमान का मानक किलोग्राम है। ठीक है, तो ये किस धातु का बना हुआ है? प्लेटिनम इरिडियम। ये आप याद चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, फिर भी इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। आगे देखिए समय। तो समय के लिए देखिए सेकंड मात्रक का प्रयोग करते हैं। सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण। अब ये सब आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है यहाँ पर, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, ना इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यही सबसे खास बात होती है कि हम किन चीज़ों में परीक्षा के दौर में उलझ जाते हैं। यदि आप गलत चीज़ों में उलझ गए तो आप गलत चीज़ों में उलझे रहेंगे और उनको याद करने में आपका समय भी खराब होगा और पता पड़ेगा कि वो कभी परीक्षा में पूछे भी नहीं जाते हैं। चलिए चौथा मात्रक देखते हैं हम। आपसे पूछा जाता है कि कौन मूल मात्रक है और कौन मूल मात्रक नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको यही चीज़ तैयार करनी होती है। अब देखिए अगला मूल मात्रक है चौथा, विद्युत धारा। अगला मात्रक हमारा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा आप जान लीजिए थोड़ा सा, कभी कभार आपके काम में आ सकती है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको ये परिभाषा। यदि 2 लंबे और पतले तारों को निर्वात में, इनकी लंबाई भी अनंत होती है। ठीक है, अनंत लंबाई के 2 तार
लंबे और पतले तारों को निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर समांतर रखा जाए। जैसे एक तार ये है और एक तार ये है, दोनों तारों को अगर समांतर पैरेलल रखा जाए तो उन ऐसे परिणाम में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे उनके बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे। इनके बीच में क्या लगे? बल लगे, दोनों तारों के बीच में। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 × 10⁻⁷। ठीक है, तो वो जो धारा होगी उसका मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। ये परिभाषा थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, टेक्निकली मेंस में भी पूछा जा सकता है विद्युत धारा की परिभाषा 3 मार्कर्स में, तो आप ये परिभाषा दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ताप। तो ताप का एसआई प्रणाली में जो मात्रक है वो केल्विन है। वैसे तो आप जब हीट पढ़ेंगे तो सेल्सियस पैमाना पढ़ेंगे, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो मात्रक है एसआई प्रणाली में वो केल्विन है, ध्यान रखिएगा। जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट की ऊष्मागतिक ताप के 1.27, ये सब आप अभी याद ना करिएगा, ठीक है ना। इसका कोई मतलब भी नहीं है खास जो पूछा जाए, और यही मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ। कितना छोड़ना है, कितना करना है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब आइए ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई किसी चीज़ से कितना प्रकाश आपको जो है मिलेगा, कितने हिस्से में कितना प्रकाश मिलेगा, ये बेसिकली ज्योति तीव्रता है। यदि आप अपने एलईडी लैंप्स देखोगे, यदि आप अपने सीएफएस देखोगे, तो वहाँ पर जो है आपको ये चीज़ देखने को ल्यूमेन प्रति वाट लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो कैंडेला जो है लुमिनस इंटेंसिटी को मापता है। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला कही जाती है जब वह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो यहाँ अब मैंने कहा बहुत सारी बातें हैं और ये भी चीज़ पूछी ही जाती, सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। ज़्यादा फिज़िक्स का पेपर नहीं होना है, तो आपको उतना पढ़ना है जितना ज़रूरी है, बता सब रहा हूँ मैं आपको। 7वां और अंतिम मूल मात्रक है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मूल मात्रक होता है मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो पूछी जाती हैं मैं आपको बता देता हूँ। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसके अवयवी तत्व, चाहे फिर वो परमाणु हो या अणु हो या कोई भी अवयवी तत्व हो, उसकी संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा तैयार। इसको एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नियतांक कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीधे सीधे से क्वेश्चन आपसे बन सकता है एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो वहाँ पर ये वैल्यूज़ आपको अलग अलग तरह से दे दी जाएंगी, इसको आप याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से खास खास बातें ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको आपको तैयार रखना है। तो इसके बाद देखेंगे दो संपूरक मात्रक। तो संपूरक मात्रकों में दो हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। अब रेडियन क्या है? किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन होता है। तो कैसे होता है देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या, तो किसी वृत्त की, ये मान लीजिए वृत्त है और मान लीजिए ये इसकी त्रिज्या है। जो समझने की चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई, मतलब इतनी लेंथ की जो चाप है, सपोज करिए इतनी लेंथ की चाप ये है, और इससे यदि इस पर एक कोण हम बनाएं तो वो जो कोण होगा, जैसे एंगल ये बनता है ना, तो उसका मान एक रेडियन होता है। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको किस तरह से चाप और किस तरह से वो बनेगा, कि यदि वहाँ से कोण बनाया जाए तो वो जो कोण होता है वो एक रेडियन कहलाता है। नॉर्मली हम कोण को डिग्री में नापते हैं, जो आपका आप जो यूज़ करते हो आपका, उससे जो कोण हम नापते हैं वो डिग्रीज़ में नापते हैं नॉर्मली, 1 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री। ठीक है, इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोणों के लिए होता है। समतल मतलब 2D पर, 2 डायमेंशनल, ऐसे जैसे ये जो है ये समतल है, ऐसे कोण। दूसरा है स्टेरेडियन, किसी गोले की सतह पर। अब देखिए ये है गोला, मतलब गोल हो, कोई गोला हो
और उस गोले को बीच में से इस तरह से काट दिया जाए यूँ ऐसे, तो ये जो कोण बनेगा नीचे तक, ये जो है इसकी जो माप होगी ये स्टेरेडियन में होगी। मैंने आपको समझा दिया, ठोस कोणों को नापा जाता है। फिर भी परिभाषा देख लेते हैं एक बार हम। किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को, घन कोण को स्टेरेडियन कहते हैं। ये ठोस कोणों का मापक है। तो देखिए ये याद रखना है आपको, बस इसकी परिभाषा वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएगी किसी भी परीक्षा में, इसलिए ज़्यादा चक्कर में भी नहीं पड़ें। अब देखिए ये SI यूनिट्स का एक चार्ट है जो मैंने ऊपर आपको समझा दिया है, आप चाहिएगा तो इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, और संपूरक मात्रकों में समतल कोण रेडियन और ठोस कोण स्टेरेडियन। तो ये तो हुई आपकी। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। जैसे हमने देखा था कि व्युत्पन्न मात्रक क्या हैं, तो व्युत्पन्न मात्रकों में मतलब जो कई मात्रकों से मिलकर के बनते हैं, मूल मात्रकों से, कल मैंने आपको समझाया था, उनके गुणा से और भाग से, ध्यान रखिएगा, जोड़ने से या घटाने से नहीं। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं इसको लेकर के, केवल यही चीज़ करेक्ट है। तो देखेंगे सबसे पहले जैसे समझाया इन्होंने क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बेसिकली क्या है कि एक लंबाई और एक चौड़ाई, यानी दोनों ही लंबाई ही हैं, उसको कहते हैं हम चौड़ाई है, लेकिन दोनों, इनका जो गुणनफल से हमको प्राप्त होता है वो क्षेत्रफल होता है। और लंबाई का मात्रक या चौड़ाई का मात्रक तो मीटर है, तो मीटर का गुणा जब मीटर में होता है तो हमको मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। तो देखिए गुणा से ये राशि आपको प्राप्त हो रही है, दो लंबाइयों के गुणा से। तो ये क्षेत्रफल जो है एक व्युत्पन्न राशि हुई और इसका मात्रक जो है वो मीटर स्क्वायर व्युत्पन्न मात्रक हुआ। ठीक इसी प्रकार से आयतन है, तो आयतन में क्यूब होता है, तो तीन भुजाओं का गुणा किया जाता है, एक ये वाली भुजा, एक लंबाई वाली भुजा, एक चौड़ाई वाली और एक ऊंचाई वाली। तो तीन का गुणा करते हैं तो तीन से तीनों का मात्रक मीटर इंटू मीटर करके मीटर क्यूब हो जाता है। तो आयतन भी इस प्रकार से क्या हुआ, एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि हुई और इसका मात्रक मीटर क्यूब हुआ। अब देखिए घनत्व, ये सब पूछ लेते हैं इसलिए बता रहा हूँ। घनत्व, अब घनत्व क्या है, किलोग्राम जो आयतन होता है किसी वस्तु का, घनत्व क्या होता है, उसकी तुलना में किसी वस्तु का जो आयतन है, यानी वो कितना स्थान घेरती है वो, और साथ ही साथ उसका जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, इनका जो अनुपात होता है वो कहलाता है घनत्व। तो यदि द्रव्यमान ज़्यादा होता है और आयतन कम होता है तो घनत्व अधिक होता है चीज़ों का, और ऐसी चीज़ें पानी में डूब भी जाती हैं, ठीक है ना, और जिनका घनत्व कम होता है वो पानी पर तैरती रहती हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा यहीं से ही। तो चूँकि द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है तो इसका मात्रक वही होगा जो आयतन का मात्रक और द्रव्यमान का मात्रक है, यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या ये तो घनत्व ये सब पूछा जाता है। इसके बाद देखिए चाल, तो मैंने कल आपको समझाया था, फिर भी देख लीजिए चाल। तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी कि निश्चित समय में चली गई दूरी, तो निश्चित समय में सेकंड, और दूरी चली गई मीटर, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसके बाद वेग और चाल एक ही जैसी चीज़ है, बस वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है, तो दोनों के मात्रक समान ही होंगे। इसके बाद आ जाते हैं देखिए त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, निश्चित समय में वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अभी आप 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रति घंटे की रफ्तार से अपना मोटरसाइकिल चला रहे थे, लेकिन अगले ही सेकंड में आपकी जो चाल है वो 40 हो गई। तो ये जो डिफरेंस आया दोनों के बीच का, ये जो है ये त्वरण है, ठीक है, बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं हम त्वरण। तो अब देखिए इसमें क्या है, वेलोसिटी यानी वेग तो है ही, यानी मीटर पर सेकंड तो है ही। अब पर सेकंड यानी कि कितने सेकंड पर, तो सेकंड और नीचे आ गया, तो इस सेकंड का इस सेकंड में जब गुणा हुआ तो मात्रक बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा यही सब पूछा जाता है आपकी सब ये परीक्षाओं में, यही सब चीज़ें हैं। बेसिक साइंस है, ये फिज़िक्स है 9th लेवल की, 9th में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं।
इसके बाद आप आ जाइए बल यानी फोर्स। तो बल क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण का मात्रक अभी हम पढ़ के आए हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान इसके साथ में जुड़ गया तो द्रव्यमान का मात्रक इसमें जुड़ जाएगा साथ में, और जब वो जुड़ जाएगा तो किलोग्राम भी आ जाएगा इसमें। तो क्या मात्रक बना इसका? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हुआ। अब देखते हैं अगला संवेग। संवेग क्या होता है? मास गुणे, देखो सूत्र भी पूछ लेते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, सॉरी वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, मास इंटू वेलोसिटी। तो अब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का जो मात्रक था यानी वेग का मात्रक क्या था अभी हमने पढ़ा? मीटर पर सेकंड, और चूंकि उसमें द्रव्यमान का गुणा है तो किलोग्राम भी हो जाएगा इसमें साथ में। तो मात्रक क्या बना? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, तो ये इसका मात्रक हो गया। अगला देख लीजिए आवेग। आवेग यानी फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। फोर्स यानी कि आपका बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन के साथ साथ आपके सेकंड भी जुड़ गया तो न्यूटन इंटू सेकंड हो गया। इसको तोड़ भी सकते हैं आप, क्योंकि बल का मात्रक अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, तो बल का मात्रक हम लोग पढ़ के आए थे। क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसको आप तोड़ सकते हो न्यूटन को द्रव्यमान गुणे त्वरण में, और साथ ही साथ इसका गुणा कर सकते हो। तो जो चीज़ आपको प्राप्त होगी आपके लिए प्रश्न के रूप में हो गया कि आप मूल मात्रकों के रूप में मुझे आवेग का मात्रक बताएंगे कमेंट में, ठीक है ना। यही पूछा भी जाता है, न्यूटन सेकंड नहीं पूछा जाता, ये तोड़ करके ही पूछा जाता है ऐसे कई सारे चीज़ों को। ठीक है, तो आज हमने इतने पढ़े, कल हम और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इसके आगे, और इस चैप्टर को कल हम ख़त्म कर देंगे। आज हमने इतना पढ़ा, चलिए और दो चार हैं इसको भी ख़त्म कर देते हैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं। दाब देख लीजिए। दाब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स माने बल, और कितने क्षेत्रफल पर वो बल लग रहा है, उस इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, ये जो माप है इसको हम लोग बोलते हैं दाब। दाब का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, जैसा मैंने अभी देखा, या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि बल, सूत्र क्या बनेगा? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल से जो बना वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद कार्य या ऊर्जा। तो कार्य क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस किस में नापते हैं हम? मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर। इसको जूल में भी मापते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। जूल को क्या कहेंगे? जूल को मात्रक के रूप में किससे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो न्यूटन इंटू मीटर, या फिर आप इसको न्यूटन को तोड़ करके फिर अगला बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इसके बाद है शक्ति। तो शक्ति का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी कि इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति होता है। कितने समय में कोई चीज़ कितना कार्य करती है। तो वर्क क्या होता है? जूल, और समय किस में नापा जाता है? सेकंड में, तो जूल पर सेकंड। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट आपके व्युत्पन्न मात्रक हो सकते थे जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको बार बार रिवाइज़ करके तैयार करें। मैंने समझाने की भी कोशिश की है, यही पूछे भी जाते हैं। आगे हम एक लेक्चर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो देखेंगे और लेंगे कि कौन कौन से मात्रक परीक्षाओं में विभिन्न किस्म की पूछे गए हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो भाई लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब अगले लेक्चर तक के लिए अलविदा।